प्यारे बच्चों, हिंदी की इस कक्षा में आप सबका स्वागत है। छात्रों, हमारे आज के पठन पाठन का विषय है आपकी पाठ्य पुस्तक में 8वें पाठ के रूप में संकलित कविता हम चलते सीना तान के। सीना तान के चलना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है गर्व से चलना या आत्मसम्मान का भाव रखना। छात्रों, यह कविता देश प्रेम की भावना से ओत-प्रोत कविता है। ओत-प्रोत का अर्थ है भरी हुई। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने समता, बंधुता, श्रम एवं देश प्रेम की भावना के महत्व को प्रतिपादित किया है। छात्रों, इस कविता के रचनाकार श्री हरिवंश राय बच्चन जी हैं। इनका जन्म 27 नवंबर 1907 को इलाहाबाद में हुआ था और इनकी मृत्यु 18 जनवरी 2003 को मुंबई में हुई। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मधुशाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, क्या भूलूं, क्या याद करूं, 10 द्वार से सोपान तक, नीड़ का निर्माण फिर आदि। बच्चन जी हिंदी कविता में उत्तर छायावाद के प्रमुख कवि हैं। प्रस्तुत कविता के माध्यम से उन्होंने समस्त भारतवासियों को समता अर्थात हर प्रकार का भेदभाव छोड़कर आपस में मिलजुल कर एकजुट होकर के रहना, बंधुता मतलब भाईचारे की भावना रखना, श्रम अर्थात अपने व्यक्तिगत या देश के विकास के लिए कठोर श्रम करना, क्योंकि बिना परिश्रम किए सफलता, विकास या प्रगति की कल्पना भी नहीं की जा सकती। एवं देश प्रेम, देश के समस्त नागरिक को, सभी निवासियों को, समस्त नागरिकों को अपने देश से प्रेम रखना चाहिए। छात्रों, यह बात सर्वविदित है। पूरी दुनिया, पूरा संसार इस बात को मानता है, स्वीकार करता है कि जिस देश के नागरिकों में अपने देश के प्रति जितना प्रेम रहता है वह देश उतना ही शक्तिशाली बनता है, उतना ही संपन्न बनता है, उतना ही आगे बढ़ता है। देश का हम पर बहुत ऋण होता है, कर्ज होता है और वह ऋण, वह कर्ज हम अपने देश से प्रेम करके ही चुका सकते हैं या उस ऋण से मुक्त हो सकते हैं। तो देश प्रेम की भावना हम सब में होनी चाहिए। बिना देश प्रेम की भावना को न देश की प्रगति संभव है, न देश की एकता, अखंडता या स्वतंत्रता ही सुरक्षित रह सकती है। छात्रों, कविता आरंभ करने से पूर्व हम इसमें आए नए शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। कविता में आए नए शब्द कुछ इस प्रकार से हैं। पर्वत, पर्वत का अर्थ है शैल, गिरि, भूधर, अचल या बड़ा पहाड़। रजकण मतलब धूल या मिट्टी के छोटे कण। एहसान अर्थात उपकार। अगणित अनगिनत, जिनकी गणना या गिनती न की जा सके। वीरत्व मतलब वीरता, बहादुरी, शौर्य और पराक्रम। सागर मतलब समुद्र। कर्ज मतलब ऋण। श्रम मतलब मेहनत, कड़ी मेहनत, कठोर परिश्रम। बलिदान, त्याग। छात्रों, अब मैं कविता की एक एक पंक्ति पढ़कर उसका भावार्थ सरल शब्दों में समझा रहा हूँ। आप कविता देखें। कविता की पंक्तियां हैं। धर्म अलग हों, जाति अलग हों, वर्ण अलग हों, भाषाएं। कवि कहते हैं कि चाहे हमारा कोई भी धर्म हो, चाहे कोई भी जाति हो, चाहे कोई भी वर्ण हो या हम किसी भी भाषा को बोलते हों, पर्वत, सागर, तट, वन, मरुथल मैदानों से हम आए। छात्रों, हम सबको एक बात यह सामान्य रूप से जान लेनी चाहिए कि हमारे देश की या संपूर्ण देश में उत्तर से कन्याकुमारी से लेकर
कश्मीर तक या गुजरात से लेकर के बंगाल की खाड़ी तक पूरे देश की बनावट जलवायु एक जैसी नहीं है। उत्तर में जहाँ पर्वतीय क्षेत्र है, वहीं उसके बाद मैदानी क्षेत्र है, बीच में पठारी क्षेत्र आता है और दक्षिण में क्या है, समुद्र तटीय मैदान है। तो जैसी हमारे देश की प्राकृतिक बनावट है, वैसे ही वहाँ के लोगों का खान पान रहन सहन आदि भी उसी के अनुसार बनता है, निर्धारित होता है। तो कभी कहते हैं कि चाहे हम पर्वतीय प्रदेशों से हों, चाहे हम समुद्र तटीय क्षेत्र से हों, चाहे मरुस्थल मतलब किसे कहते हैं, राजस्थान का क्षेत्र जो है उसे मरुस्थल कहा जाता है, चाहे हम मैदानी क्षेत्रों से आएँ, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये क्षेत्र जो होता है भारत का मैदानी क्षेत्र कहा जाता है। तो हम चाहे देश के किसी भी कोने से आएँ, किसी विभाग से आएँ, हम कोई भी भाषा बोलते हों और किसी भी धर्म के हों, हमारा को वर्ण कौन सा है, यह बात ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं रखती। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम सब भारतवासी हैं, भारत जैसे महान देश के निवासी हैं। हमें इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, याद रखना चाहिए। फौजी वर्दी में हम सबसे पहले हिंदुस्तान के, कवि कह रहा है देश के नौजवानों, तरुणों, युवकों, युवाओं, किशोरों को संबोधित करते हुए कि जब हम फौजी वर्दी धारण कर लेते हैं, फौजी वर्दी अर्थात देश के सैनिक बन जाते हैं, देश की सुरक्षा का दायित्व स्वीकार कर लेते हैं, देश की सुरक्षा का संकल्प ले लेते हैं, तब हम अपनी जो देश की आंतरिक विविधताएं हैं, जात की, धर्म की, प्रांत की, प्रदेश की, भाषा की, संस्कृति की, ये सब भुला करके हम क्या बन जाते हैं, हिंदुस्तानी बन जाते हैं, भारतीय बन जाते हैं। तब हमारी एक ही पहचान होती है, हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं, भारत माता के बेटे। और उस समय क्या कहलाते, हम सब, न तो कोई गुजराती है, न कोई आसामी है, न कोई बंगाली है, सब क्या हैं, भारत माता के बेटे, भारत माता के लाल, भारत देश के नागरिक, भारत के सैनिक। और हम चलते सीना तान के, बताए कि हम हमेशा गर्व से, अभिमान से सीना तान कर आगे बढ़ते हैं, चलते हैं। दूसरा स्टैंजा देखिए, हिंदुस्तान की जिसकी मिट्टी में हम खेले खाए हैं। कवि कह रहे हैं कि हम हिंदुस्तान की मिट्टी में, भारत की मिट्टी में हमने जन्म लिया, वहीं खेल कर बड़े हुए, उसी देश की धरती का दिया हुआ अन्न फल फूल खाकर, उसी का जल पीकर हम बड़े हुए हैं, पुष्ट हुए हैं, स्वस्थ हुए हैं, आज हमें यह शरीर प्राप्त हुआ है। जिसकी रजकण हमको ममता समता से अपनाए हैं। बताए कि हिंदुस्तान की मिट्टी, उसकी रजकण, उसकी धूल अर्थात भारत माँ ने हमको समता और ममता, कहते हैं सभी भारतवासियों के साथ, सभी नागरिकों के साथ, सभी धर्मावलंबियों के साथ, सभी भाषा भाषियों के साथ भारत माता समता का व्यवहार करती, सबको एक समान मानती है और ममता, माँ जैसा सबको स्नेह देती है, प्यार देती है। कर्ज चुकाने हैं हमको उन रजकण के एहसान के, कहते हैं कि भारत माँ का हम पर बहुत एहसान है, उपकार है और हमें उसका कर्ज चुकाना है। कर्ज कैसे चुका सकते हैं कि जब भी अपने देश पर किसी भी प्रकार का संकट आए, मुसीबत आए, परेशानी आए, तो हम अपने देश के लिए, अपने देश की एकता, अखंडता, स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए अपना तन मन धन न्यौछावर करके देश की या मातृभूमि का, देश का या मातृभूमि का हम पर जो ऋण है, जो कर्ज है,
हम उसे चुका सकते हैं। कर्ज क्यों है? क्योंकि बताया कि हमने देश से बहुत कुछ लिया है, उसका दिया हुआ अन्न खाते हैं, उसका दिया हुआ जल पीते हैं, उसकी मिट्टी में हम खेलते हैं, जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, तो सब कुछ लेते ही तो हैं उससे। इसीलिए क्या है, उसका हम पर कर्ज होता है और हम उस कर्ज को मात्र अपने देश के लिए जब भी जरूरत पड़े तो अपना त्याग बलिदान दे करके, अपना तन मन न्योछावर करके, देश के लिए समर्पण की भावना रख करके ही हम उस कर्ज से मुक्त हो सकते हैं। भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के, कह रहे हैं कि हम सब भारतवासी भारत माता के बेटे हैं और हम सब बड़े गर्व से, अभिमान की भावना से भरे हुए, आत्मसम्मान के भाव से भरे हुए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में हमारा मान है, सम्मान है, प्रतिष्ठा है। जिसकी पूजा में सदियों से श्रम के फूल चढ़ाए हैं। देखिए छात्रों, यहाँ ये बताया है किसके फूल चढ़ाए हैं? श्रम के फूल। यहाँ पर एक श्रम को जो है रूपक के रूप में बताया गया है। वैसे तो सामान्य रूप से जब हम पूजा करते हैं देवी देवताओं भगवान की, तो श्रद्धा से उनके लिए हम फूल अर्पित करते हैं। कवि कह रहे हैं कि भारत माता की पूजा में हमने श्रम रूपी, परिश्रम रूपी फूल चढ़ाए हैं। अर्थात हमारे पूर्वजों ने, पुरखों ने, देशवासियों ने खूब कठोर परिश्रम करके, कड़ी मेहनत करके देश को समृद्ध बनाया है, खुशहाल बनाया है, संपन्न बनाया है। जिसकी रक्षा में पुरखों ने अगणित शीश कटाए हैं। इस देश की रक्षा में हमारे पुरखों ने, हमारे पूर्वजों ने अगणित शीश, अगणित मतलब अनगिनत शीश कटाए हैं। जब भी देश को आवश्यकता पड़ी, देश को किसी दुश्मन ने ललकारा, चुनौती दी, हमारे पूर्वजों ने, भारत माता के वीर सपूतों ने, जवानों ने अपना बलिदान दिया है। देश की रक्षा के लिए अपना तन मन धन न्योछावर किया है, अपना सिर अर्पित किया है, अर्थात अपने प्राण दिए हैं। पर भारत माता को, भारत माता के आत्मसम्मान को आंच नहीं आने दी है। हम रखवाले पौरुष वाले उसके गौरवमान की। बताया कि हम सब भारत माता के गौरव और उसके मान सम्मान के रखवाले हैं। हम पौरुष वाले हैं, शक्तिशाली हैं, पराक्रमी हैं, त्यागी हैं, बलिदानी हैं। हम भारत माता के बेटे, हम चलते सीना तान के। समस्त भारतीय, भारत के सभी नागरिक, हम सब भारत माता के बेटे हैं और हम सब आत्मसम्मान के भाव से भरे हुए गर्व से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कवि ने अपनी तरफ से भारत माता के लिए जो भाव व्यक्त किया है, वह भाव मात्र कवि का ही नहीं है, बल्कि यह भाव समस्त भारतवासियों में, देश के सभी नागरिकों में, सभी नौजवानों में, सभी नवयुवकों और तरुणों में होना चाहिए। भाव क्या है? देखिए क्या लिखा है। हम गिर जाएं किंतु न गिरने देंगे देश निशान को। निशान मतलब झंडा, देश का निशान अर्थात राष्ट्रध्वज, जो किसी भी देश के मान सम्मान का प्रतीक होता है। कहते हैं कि हम गिर जाएं, हम अपने प्राण दे देंगे, हम मौत को स्वीकार करेंगे, लेकिन अर्थात अपने राष्ट्रध्वज की, अपने देश के मान सम्मान की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति देंगे, अपनी जान देंगे, मृत्यु को स्वीकार करेंगे, लेकिन राष्ट्रध्वज को झुकने नहीं देंगे, गिरने नहीं देंगे। अर्थात देश के मान सम्मान पर किसी भी प्रकार की आँच नहीं आने देंगे। हम मिट जाएं किंतु न मिटने देंगे हिंदुस्तान को। कह रहे हैं कि हम भले ही मिट जाएं, समाप्त हो जाएं, देश की रक्षा करते करते हमें मृत्यु का वरण करना पड़े, हमें अपने प्राणों का बलिदान देना पड़े, किंतु हम हिंदुस्तान को मिटने नहीं देंगे, नष्ट नहीं होने
देंगे या किसी भी प्रकार से देश के गौरव या मान सम्मान, एकता, अखंडता, स्वतंत्रता को क्षति नहीं पहुंचने देंगे। हम सबसे आगे रहते अवसर पर बलिदान के बताते हैं। कवि कहता है या कवि के रूप में समस्त देश के नागरिकों, देश के समस्त नागरिकों का, नौजवानों का, किशोरों का, तरुणों का यह आह्वान है कि जब भी देश के लिए बलिदान देने का अवसर आता है तो भारतवासी पीछे नहीं रहते, बल्कि देश का प्रत्येक नौजवान जो है देश की रक्षा के लिए अपना बलिदान देने के लिए प्रस्तुत रहता है, सबसे आगे जाने का प्रयत्न करता है। भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के, जो वीरत्व विवेक समर में हम सैनिक दिखलाएंगे। कवि कह रहे हैं कि जो वीरता, विवेक, समर, समर मतलब युद्ध के मैदान में हम सैनिक दिखलाएंगे, अर्थात हम सैनिक यदि युद्ध क्षेत्र में लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुतियां देंगे, बलिदान देंगे, मृत्यु का वरण करेंगे, तो देश उसे याद रखेगा और बताए वही मृत्यु तो सार्थक होती है। कह रहे हैं कि जो वीरत्व, वीरत्व मतलब वीरता, विवेक मतलब सूझबूझ, रणनीति, क्योंकि युद्ध जो है दो तरह से लड़ा जाता है, एक रणनीति और दूसरा ताकत, दूसरी ताकत। जब दोनों में अच्छा समन्वय होता है तभी विजय जो होती है प्राप्त होती है। तो कवि के रूप में जो है देश के जो नौजवान हैं, सैनिक हैं, रक्षक हैं, रखवाले हैं, क्या कह रहे हैं कि यदि समर में, समर मतलब युद्ध क्षेत्र में जो हम वीरता, विवेक दिखलाएंगे, अर्थात देश की या मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुतियां देंगे, तो देश कहते हैं कि उसे भुलाएगा नहीं, हो व्यर्थ नहीं जाएगा, बेकार नहीं जाएगा, बल्कि हमारे बलिदान की गाथा, कहानियाँ, बलिदानों की कहानियाँ, उसकी गाथाएं भारत के गांव नगर घर गाएंगे। अर्थात गांव गांव, नगर नगर, भारत के प्रत्येक घर में, नगर में, प्रत्येक व्यक्ति के जबान पर हमारे त्याग और बलिदान की कहानियाँ होंगी। जो व्यक्ति या जो मनुष्य, जो सैनिक देश के लिए अपना बलिदान देता है, पूरा देश उसे आदर सम्मान की दृष्टि से देखता है। उसके आगे देश के सभी नागरिकों के माथा मस्तक झुक जाते हैं, सब उनके प्रति आदर का भाव व्यक्त करते हैं। तो कहते हैं उसकी गाथाएं, किसी गाथाएं, युद्ध में जो सैनिक अपनी वीरता, विवेक दिखाते हुए देश की रक्षा करते हुए वीर गति प्राप्त करेंगे, प्राणों की आहुतियां देंगे, उनकी गाथाएं, उनकी वीरता, उनके विवेक, उनके वीरत्व को, साहस को, पराक्रम को, शौर्य को भारत के गांव गांव, नगर नगर में गाया जाएगा। अनगिन कंठों में गूंजेंगे बोल हमारे गान के। बता, अनगिन कंठों में अर्थात असंख्य भारतीय, पूरे भारत की जनता, पूरे भारत के नागरिक जो हैं हमारे त्याग और बलिदान के गीत जो है गाएंगे, हमारा गुणगान करेंगे, हमारे शौर्य और पराक्रम का बखान करेंगे, जिससे लोगों में या देश के अन्य नौजवानों में, दूसरे सैनिकों में भी अपने देश के लिए मर मिटने का भाव जागृत होगा। भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। कहते हैं कि हम सब समस्त भारतीय, भारत के समस्त नागरिक, समस्त जनता, नौजवान, तरुण, किशोर, हम भारत माता के बेटे हैं और हम सब आपस में एक समान हैं, भाई भाई हैं। हम सब सीना तान के चलते हैं, गौरव और स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ते हैं। छात्रों, इस तरह से यहाँ पर यह देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत यह कविता, यह प्रेरणा गीत जो है समाप्त होता है। इस कविता के माध्यम से कवि ने जो संदेश दिया है वह यही है कि हम भले ही
जाति, धर्म, भाषा, प्रांत, प्रदेश, संस्कृतियाँ आदि के नाम पर बंटे हुए हैं, पर अंत में हम सब क्या हैं? भारतवासी हैं, भारतीय हैं। और जब भी देश के लिए त्याग करने की, बलिदान देने की आवश्यकता पड़े तो हमें समस्त इन भेदभाव को भुला करके एकजुट होकर के देश की एकता, अखंडता, स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुतियाँ देने के लिए, बलिदान देने के लिए तैयार रहना चाहिए। छात्रों, किसी भी देश की ताकत या शक्ति उसके नागरिक ही होते हैं और हम में जितना संगठन रहेगा, जितनी एकता रहेगी, हमारा देश उतना ही मजबूत बनेगा। छात्रों, इसी के साथ मैं आप लोगों से विराम लेता हूँ। धन्यवाद।